बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज हम हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, आज हम यह जानेंगे कि वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वह किस क्रियाविधि अर्थात किस मैकेनिज्म के अंतर्गत होती हैं। उपरोक्त दोनों टॉपिक ही बच्चों आपकी कक्षा 12वीं की कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनमें से एक प्रश्न आपके कक्षा 12वीं में तो आता ही आता है, साथ साथ सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक और दो प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों, पिछला टॉपिक यदि आपने मिस किया है पहले उसे जाकर पढ़ लें। उसके बाद ये नई हेडिंग जो आ रही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ पढ़ना है आपको दोनों को, है ना। पहला वीडियो भी देख लें, इसको भी देख लें, दोनों अच्छे से समझ लें। कोई भी कंफ्यूजन होगा व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से मुझे बताएं, आपकी समस्याओं का भी बच्चों उचित समाधान किया जाएगा। चलिए आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत चैनल में नई हेडिंग लगाते हैं, SN1 व SN2 मैकेनिज्म क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है बच्चों, SN1 एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन। एन का मतलब होता है प्रतिस्थापन होगा न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन भी कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात प्रतिस्थापन कैसा होगा? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही अभिकर्मक आएगा। चूंकि हम एल्काइल हैलाइड का अध्याय पढ़ रहे हैं, वह एल्काइल हैलाइड के हैलोजन परमाणु को विस्थापित अर्थात प्रतिस्थापित कर देगा। ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है पिछले कालांश में। और उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, जो RDS होगा, उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। अर्थात SN1 क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया भाई? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को SN1 रिएक्शन कहेंगे। SN1, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मीन्स सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके वेग निर्धारक पद अर्थात रेट डिटरमाइन स्टेप में 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। उन्हें हम SN1 रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है ना। SN2 क्या होगी? इसी तरह फिर वही बात है बच्चों, S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर, अर्थात ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जिसके जो रेट डिटरमाइन स्टेप आएगा उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे। किसमें? रेट डिटरमाइन स्टेप में। वह बाइमॉलिक्यूलर या डाइमॉलिक्यूलर या द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। इन दोनों की व्याख्या में विस्तृत करनी है बच्चों। सबको उनकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी, एक एक उदाहरण समझा जाएगा, सभी तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं, SN1 कौन सी वाली है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहली हेडिंग में क्या लगाएंगे? SN1 अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए हम SN1 को पढ़ते हैं। SN1 मैकेनिज्म, रिएक्शन पढ़ लें ना। SN1 रिएक्शंस, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी जाएगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ी जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी और फैक्टर भी पढ़े जाएंगे।
SN1 में एक रिएक्शन ले रहे हैं। सामान्यतः ये याद रखना, SN1 जो होता है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों करता है इसकी व्याख्या भी की जाएगी। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, कोई भी हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, सामान्यतः इसको 3 डिग्री लेंगे और इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया। क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है ना। इसके हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन होकर, और एक लीविंग ग्रुप जो है एल हैलाइड्स आयन लीविंग ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। सामान्यतः ये रिएक्शन होंगी वह पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट की रिप्रेजेंट में होंगी, अर्थात सॉल्वेंट ऐसा होगा जो कि पोलर होगा, क्योंकि पोलर पोलर को इंटरेक्ट करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगा। पोलरिटी किसको काम में करेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में काम करेगी। प्रोटोनिक होना भी अनिवार्य है, प्रोटॉन का यूज भी होगा, आदान प्रदान होगा, तो पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड में, तब इस तरह की रिएक्शन होती है। सामान्यतः इसके लिए हम H2O जो तुमने लिखा ही है अभी, इथेनॉल का यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल का यूज कर सकते हैं। कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में एसिटिक एसिड का भी यूज किसके रूप में कर लेते हैं हम, पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज हम कर सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं हमने लिखा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, और हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जगह टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। ये क्या था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, और यह बन गया टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बन गया, ये टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया। और यह जो है यह लीविंग ग्रुप है, क्या है, लीविंग ग्रुप, यह लीविंग ग्रुप है, और यह अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, इसका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। आइए हम जानते हैं ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। क्या हेडिंग लगाएं इसकी, हम पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरह से यह केमिकल रिएक्शन होगी। जो उसका पहला स्टेप होगा, इसमें जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका ये वाला बॉन्ड हमारे सॉल्वेंट की पोलरिटी के कारण, वाटर की प्रेजेंट में इसकी पोलरिटी के कारण, इंटरेक्शन के कारण यह बॉन्ड टूटेगा, और इस बॉन्ड के टूटने से, इसको हटा दे बेटा, इसका यूज नहीं है, CH3 का होल थ्राइस C और Br नेगेटिव बनेगा। अर्थात ये जो स्टेप होगा यह इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। क्या होगा इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा, अर्थात यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा। क्या होगा, RDS होगा, जिसमें केवल एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे। क्या बनाया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे। अर्थात पहले स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, जो हमारा पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट था वह इस पे अटैक करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, वह इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पर पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट अटैक करेगा। क्योंकि हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता था, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या अपने नेगेटिवली चार्ज से। लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला न्यूक्लियोफाइल होता है ये थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। यह वेट करता है, यह प्रतीक्षा करता है, जैसे ही स्टेबल हमें स्पीशीज मिलेगी
अर्थात न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां अटैक करेगा। जैसे ही स्टेबल स्पेसीज मिले अर्थात स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, यह तुरंत उस पर अटैक करेगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों हमने पढ़ा था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। आप सोच रहे हो सर हर बार कक्षा 11 की कह देते हैं, बच्चों कक्षा 11 बहुत महत्वपूर्ण, आपका जो कक्षा 11 निकल गई है वह बहुत महत्वपूर्ण कक्षा थी, उसकी केमिस्ट्री पूरा बेस है, तो हमने पढ़ा हुआ है। अर्थात यह वेट करेगा, चूंकि यह वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, यह वेट करेगा जैसे ही स्टेबल चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला यह तुरंत इस पर अटैक करेगा। ये कहेगा ये बहुत बढ़िया बात हो गई, हमें पॉजिटिव चार्ज मिल गया, अपना लोन पेयर तुरंत इसको लोन पेयर शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा और क्या बनेगा CH3 का होल थ्राइस CO, इससे क्या करेगा बच्चों एक बॉन्ड बना लेगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना CH3 का होल थ्राइस COH, इस पर वाटर के मॉलिक्यूल फिर आएगा एक, और ये इसके इस प्रोटॉन को ले जाएगा। क्या करेगा, इसके इस प्रोटॉन को ले जाएगा, बाद में जाकर Br के पास छोड़ देगा उसको, लेकिन लेने वाला कौन है, प्रोटॉन H है। यह प्रोटॉन को ले जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3 का होल थ्राइस COH। क्या बन गया, CH3 का होल थ्राइस COH और प्लस H3O पॉजिटिव निकलेगा, और यह बाद में ब्रोमाइड आयन को हाइड्रोजन आयन देकर फ्री हो जाएगा। प्रश्न यह भी आता है बच्चों, यहाँ पे ये प्रोडक्ट तो हमारा बन गया कि यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन था, इस हाइड्रोजन को अटैक करने के लिए यह ब्रोमाइड आयन क्यों नहीं आया, इसमें ऐसा क्या था कि ये ब्रोमाइड आयन यहाँ नहीं आया बच्चों। इस ब्रोमाइड आयन को यहां तक नहीं पहुंचने का काम जिसने यहां तक उसको नहीं पहुंचने दिया, वह ये पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट था। इसने क्या किया, जैसे ही ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ वाटर ने इसको घेर लिया। क्या कह रहा हूं मैं, वाटर ने इसको घेर लिया कि भाई हम आपको यहां से निकलने नहीं देंगे। वाटर ने क्या कहा, हम आपको यहां से निकलने ही नहीं देंगे। वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट है, यह पोलर सॉल्वेंट है। यह क्या कर लेगा, इस पर चारों तरफ से अटैक कर देगा और इसको अपने पास रखेगा, अपने पास एंगेज करे रखेगा और इसको निकलने नहीं देगा। Br को कैप्चर कर लेगा, ये कौन, वाटर। कुछ मॉलिक्यूल Br को कैप्चर कर लेंगे और शेष मॉलिक्यूल यहां अटैक करके इस हाइड्रोजन को ले जाएंगे और फिर उसको जाकर Br के पास छोड़ भी देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे ये अपनी दादागिरी दिखाएगा H2O, ये कहेगा मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, इस हाइड्रोजन को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा, हाइड्रोजन को लेके आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है ना, आप इसको जरा नोट करना बेटा, फिर अभी आगे बताते हैं। चलो आपने पढ़ लिया ना, लिख लिया है। क्या हुआ था, पहला स्टेप क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसका अटैक हुआ, इसका क्या हुआ, अटैक हुआ, इसका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ। और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो गया, प्रोटॉन निकल गया और प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इसकी रेट क्या होगी, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, यहां लिखने वाले बच्चों इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, ये जो रिएक्शन थी पहले वाली, इसकी रेट जो होगी, इसकी रेट होगी K और RX। एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। यहां वाटर का मॉलिक्यूल, जो वाटर है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यह मॉलिक्यूल इसकी रेट डिटरमाइन में काम नहीं करेगा। रेट किस पर करेगी, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अर्थात जो कि एल्काइल हैलाइड से बना है, इस स्टेप पर निर्भर करेगी। इसकी रेट क्या होगी, अगर इसकी रेट लिखें हम, इसकी रेट हो जाएगी रेट इक्वल टू, स्लो स्टेप ये वाला है,
इसमें इस मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया K और CH3 का होल थ्राइस CBr, यह इसकी रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। और यह इसकी अगर ऑर्डर निकाली जाए, ऑर्डर 1 आएगी, इसकी ऑर्डर कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। रेट डिटरमाइन स्टेप में 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा भी ले लें तब भी इसकी रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न आता है यदि हमारा कायरल मॉलिक्यूल आ जाए, यदि हमारा कायरल मॉलिक्यूल आ जाए, अभी ये मॉलिक्यूल तो कायरल नहीं था, लेकिन कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ जाए CH3H C6H5 और यहां आ गया Cl, यह मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके जो कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यहां पे ये ना लेके C2H5 ले रहे हैं अभी हम, C2H5, चारों वैलेंसियां डिफरेंट है। जब इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, जब इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो इस तरह का होगा, यह कार्बोकैटायन इसका इंटरमीडिएट होगा। इस कार्बोकैटायन में क्या होगा, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा रह जाएगा, यह 3 जो उसकी वैलेंसियां होंगी वह तो एक प्लेन में होंगी, जिसमें CH3H और C2H5 होगा। यह तो क्या होगा, यह तो एक ही प्लेन में होगा, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वह इसके प्लेन के ऊपर और नीचे होगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके अटैक करने की 2 संभावनाएं हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी हैं इसकी, यह प्लेन के ऊपर से अटैक करे या प्लेन के नीचे से अटैक करे। इसको ही कुछ बुक्स में लिखा होता है कि यह फ्रंट साइड से अटैक करेगा या रियर साइड से अटैक करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, कि यह फ्रंट से अटैक करेगा या रियर से अटैक करेगा। अगर यह फ्रंट से अटैक करेगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें रिटेंशन होगा, अर्थात सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा जहां से हमने चालू किया था। यदि वह डेक्स्ट्रो होगा तो प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा, यदि वह लेवो रोटेटरी होगा तो प्रोडक्ट भी लेवो रोटेटरी ही बनेगा। लेकिन अगर वो बैक साइड अर्थात रियर साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, और इन्वर्जन होने के कारण अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। अब क्या होगा, इसका इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, अर्थात एक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। इस मिक्सचर का नाम रेशमिक मिक्सचर है। क्या है, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। तो यह प्रश्न आ जाता है कि यदि प्रश्न है, यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसका हम जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्या वो लेवो रोटेटरी होगा या नॉन रोटेटरी होगा। तो वह प्रोडक्ट नॉन रोटेटरी होगा क्योंकि वह रेशमिक मिक्सचर होगा, अर्थात D और L का मिक्सचर बनेगा और यह दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का जो रोटेशन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और जो टोटल मिक्सचर होगा वो रेशमिक मिक्सचर होगा और वह नॉन रोटेटरी होगा, ध्रुवण अघूर्णक होगा। कैसा होगा भाई, ध्रुवण अघूर्णक होगा। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में। यदि कोई भी कायरल कार्बन आ जाए, 3 डिग्री वो कार्बन है, उस पर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो रही है, और अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट कैसा होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉन रोटेटरी होगा, अर्थात ध्रुवण अघूर्णक होगा। अर्थात इतनी बातें हमने जानी बच्चों। सबसे पहले हमने जाना जो SN1 रिएक्शन थी, SN1 रिएक्शन थी, सबसे पहले हमें जाना था
इसकी RDS में रेट डिटरमिन स्टेप में 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? एक अणु भाग ले रहा था, 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा था। पहला हमने जाना था। दूसरा हमने जाना था जो रेट थी, अर्थात रेट इक्वल टू था K और रिएक्टेंट की पावर 1 थी, अर्थात इसकी ऑर्डर निकाल लें। इसकी ऑर्डर क्या थी? ऑर्डर इक्वल टू 1 आई थी। तीसरा, इसका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3, 2 और 1 थी। चौथा यह था, यदि हमारा कायरल कार्बन आ जाए, कौन सा कार्बन आ जाए? यदि हमारा कायरल कार्बन आ जाए, क्रेल कार्बन आ जाए जिसकी चारों वैलेंसियां अलग अलग हैं, उसमें यह रिएक्शन हो तो कायरल कार्बन में रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशमिक मिश्रण मिलेगा और वह ध्रुवण अघूर्णक होगा। क्या होगा? ध्रुवण अघूर्णक। दोबारा देखें क्या कह रहा हूं मैं। इस रिएक्शन को हमने पढ़ा, हमने देखा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। इसके रेट डिटरमाइन स्टेप में एक अणु भाग ले रहा था, स्लो स्टेप में एक अणु भाग ले रहा था। रेट लिखने पर यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी। दूसरी बात, इसका जो इंटरमीडिएट था वह कार्बोकैटायन था जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होती है। यदि कायरल कार्बन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वह रेशमिक मिक्सचर होगा और वह ध्रुवण अघूर्णक होगा। इन बातों को नोट करो बेटा, इसकी एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या देखना है हमें? फैक्टर इफेक्ट SN1 रिएक्टिविटी, अर्थात SN1 रिएक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्टिविटी होगी उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक देखना है। मैं क्या देखना है भाई? प्रभावित करने वाले कारक। किसको? क्रियाशीलता को। SN1 क्रियाशीलता को, SN1 क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक देखना है। मैं वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सबसे पहला कारक है नेचर ऑफ, नेचर की जगह लिखते हैं हम टाइप ऑफ लीविंग ग्रुप X। लीविंग ग्रुप तो हमारा हेलोजन है, चूंकि हम एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे हैं ये सारी घटनाएं, तो X का प्रकार होगा। सामान्यतः जो लीविंग ग्रुप होते हैं X का मतलब होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सामान्यतः लीविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वह होता है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। पहले तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, फिर हमें यह भी समझना है ऐसा क्यों होता है। अभी आपको डायरेक्ट याद करना है। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप यह है, यह बेस्ट लीविंग ग्रुप है। बेस्ट क्या है? लीविंग ग्रुप है। और यह पुअर लीविंग ग्रुप है, यह कमजोर लीविंग ग्रुप है, यह वेस्ट लीविंग ग्रुप है। क्वेश्चन आता है क्यों? ठीक है ना, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। सामान्यतः हमें क्या करना है, C सिंगल बॉन्ड X से इसको हमें ब्रेक करके अलग करना है। इसको ब्रेक करके इसको X माइनस के रूप में
बाहर निकालना है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाना है हमें, इसी तरह तो करना है हमें। अर्थात यह बॉन्ड जितना वीक होगा, यह बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी ही जल्दी यह ब्रेक हो जाएगा और उतनी जल्दी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाएंगे और उतनी ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। नॉर्मली क्या होता है, आई नेगेटिव जो होता है इसका साइज बड़ा होता है। कैसा होता है बच्चों, इसका साइज बड़ा होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। एक सर्टेन पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए यह वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल होता है इसलिए यह वीक बॉन्डिंग रखता है। किससे, Ci से। इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होती है। क्यों, इसका साइज बड़ा होता है जिससे यह लाइक एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल और यह वीक बॉन्डिंग बनाता है और इस वीक बॉन्डिंग को ब्रेक करके इसको निकालना बहुत आसान है कंपैरेटिव फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड के। तो आपको याद रखना, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रश्न दिया है CH3 CH2Br और CH3 CH2I और CH3 CH2F, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल फ्लोराइड सॉरी ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। किस ऑर्डर में लिखना है इसको, हमें किस में लिखना है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अर्थात पहले लेस एक्टिव फिर मोर एक्टिव लिखेंगे, पहले लेस एक्टिव फिर मोर एक्टिव। तो सबसे कम एक्टिव ये वाला है, अर्थात पहले आ जाएगा ये CH3 CH2F, इसकी एक्टिविटी कम होगी CH3 CH2Br से और इसकी एक्टिविटी कम होगी CH3 CH2I से। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस इथाइल आयोडाइड की होगी। प्रश्न आता है क्यों होगी, आपका जवाब क्या है बेटा आपका इसका जवाब है क्योंकि आयोडीन बेस्ट लीविंग ग्रुप है चारों हैलोजनों में। अगर एल्काइल ग्रुप सेम आ गया और हैलोजन का अंतर है तो लीविंग ग्रुप की नेचर जिसकी सबसे अच्छी होगी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, I, Br और F। ठीक है ना, और देखा चाहिए क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज एक सी और एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्न दिया है I, Br Cl, चूंकि एल्काइल ग्रुप में देखा एक सा है, एल्काइल ग्रुप एक सा है तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा हुई, एल्काइल ग्रुप एक सा है ना। कैसा एल्काइल ग्रुप है, हमने बताया था बिंदी रखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताए थे हमने आपको, यहाँ कार्बन डाल के, यहाँ कार्बन डाल के हाइड्रोजन लगा देना है। इसका जो I है नंबर 1 रिएक्टिविटी इसकी होगी, एक नंबर पर यह होगा, 2 नंबर पर यह होगा और 3 नंबर पे ये होगा। अर्थात इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे अगर तो यही हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा एक्टिव सबसे कम एक्टिव, रीजन आपको मालूम है। इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं, लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करवा देंगे हम आपको, कई प्रश्न आते हैं ऐसे। चलिए अब अगली हेडिंग लगाते हैं, दूसरी हेडिंग लगाते हैं हम, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। जो CX बॉन्ड है, क्या कर रहा हूं मैं, CX बंध के कार्बन की प्रकृति देखना है हमें। क्या देखना है हमें, CX बंध के कार्बन की प्रकृति देखना है बेटा कार्बन की प्रकृति देखने के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं,
इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी के आते हैं। इसके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सिंपल वाला। सिंपल में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन की होती है। यह तो जनरल है। अगर आपको डायरेक्ट 1, 2 और 3 डिग्री कार्बन मिल रहे हैं तो सीधा इससे करना है। क्यों होती है समझते हैं हम। जैसे हमने कहा यह 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, यह 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का एल्काइल हैलाइड है, इसको क्लोराइड लिखा। और यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन का एल्काइल हैलाइड है, और यह 1 डिग्री कार्बोकैटायन का एल्काइल हैलाइड है। प्रश्न आया सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा। क्योंकि इसका ये कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये जिससे हैलोजन जुड़ा है, यह कार्बन 3 डिग्री है, यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है। ऐसा क्यों होगा, आपको फिर 11th में जाना पड़ेगा। जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो उसका चार्ज डिस्पर्स होता है। क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज डिस्पर्स होता है। इसका चार्ज 3 बार यहां डिस्पर्स होगा, 3 बार यहां डिस्पर्स होगा और 3 बार यहां डिस्पर्स होगा। अर्थात इसकी यह मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा, ये ज्यादा समय तक सॉल्यूशन में रहेगा। अर्थात जहां रिएक्शन हो रही है वहां अधिक समय तक रहेगा। जब तक ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, वापस आएगा, तब तक ये रहेगा। ठीक है नहीं। इसकी डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम है, इसमें H1 आएगा बेटा, है ना। इसका डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो इससे थोड़ा कम है। इसमें देखो 3 और 3 6 और एक 7 जगह डिस्पर्स हो रहा है, तो निश्चित बात है इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी और कम है। इसमें 5 जगह चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, हाइड्रोजन अलग अलग होकर चार्ज का डिस्पर्सन होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी हुई, सबसे बड़ा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्यों, ड्यू टू मोर डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश के ज्यादा वितरण के कारण ज्यादा समय तक वितरण होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मोर चार्ज 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, अर्थात 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नंबर 1 इसका होगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न और करें हम। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बेटा परीक्षाओं में। प्रश्न आया यहां ब्रोमाइड लगा है, यहां ब्रोमाइड लगा है, यहां ब्रोमाइड लगा है। प्रश्न आया इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। चलिए बिंदी लगा दें। ये जो बिंदी का कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं अभी हम। इसके बगल में एक बिंदी ये है, एक बिंदी ये है। अर्थात यह 2 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन है इसकी डॉट, यहाँ कार्बन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ब्रोमाइड है। एक कार्बन यह है, एक ये कार्बन है। यह एक कार्बन से जुड़ा है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। और ये जो कार्बन है बच्चों जिससे ब्रोमाइड जुड़ा है, यह 3 डिग्री कार्बन है। इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री कार्बन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस 3 डिग्री कार्बन की होगी, नंबर 1। उसके बाद इस 2 डिग्री कार्बन की होगी, नंबर 2। उसके बाद इस 1 डिग्री कार्बन की होगी, नंबर 1। अर्थात हमें 2 बातें मिल चुकी बच्चों। यदि एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन अलग अलग है, तो लीविंग ग्रुप का रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। अगर एल्काइल ग्रुप सिंपल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 होती है। क्योंकि इसी तरह डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण उपरोक्त कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ज्यादा होता है। अब आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है, SN1 चालू होगा 3 डिग्री से। कहां से चालू होगा, 3 डिग्री से। हम आगे पढ़ेंगे अभी। SN2 चालू होगा 1 डिग्री से। अर्थात SN1 3 to 1, SN2 1 to 3। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको।
ये समझ में आ रहा है ना? एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं इसके, मैं लिख दूंगा अभी एग्जाम्पल इसमें, फिर उसको करते हैं। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमारा जो एल्काइल हैलाइड का कार्बन है वह 3 to 1 डायरेक्ट है और उसके अलावा और भी तरह के आ गए। अभी तक हमने पढ़ा था 3 to 1 वाले, इसके अलावा हमारे एल्काइल हैलाइड और भी आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है, यह 1 डिग्री है। कैसा है ये? 1 डिग्री है। यह भी 1 डिग्री है। ये कौन सा है? ये 2 डिग्री है। यह कौन सा है? ये बेंजाइलिक है, 2 डिग्री है और बेंजाइल है, 2 डिग्री बेंजाइल है। कौन सा है ये? 2 डिग्री बेंजाइल। यह कौन सा है? 3 डिग्री है। यह 1 डिग्री बेंजाइल है और यह एलाइल है। ये बच्चों हमने सबको ये उपरोक्त सब जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, हमने क्लासिफिकेशन बताया था, उस समय हमने इन सबको बताया था। पहचानना कौन किस तरह का होता है, सबका बड़ा बड़ा इंपोर्टेंट रोल है। प्रश्न आता है हमें इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखना है। ऑर्डर ऑफ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है बेटा। अगर आप ये समझ गए ना तो सब बात आ गई, इसमें सारी बातें इंक्लूड हैं, सारे तथ्य इंक्लूड हैं। चलिए, सबसे ज्यादा एक्टिव अभी तक तो हमने पढ़ा था बच्चों 3 डिग्री होता था। कौन सा होता था? 3 डिग्री होता था सबसे ज्यादा, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता था। लेकिन यदि बेंजाइल हैलाइड आ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, यदि बेंजाइल हैलाइड आ जाए, ये बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड, इसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, यह भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें रेजोनेंस होता है। इसमें बेंजीन में जो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं, इसे क्या बनते हैं? अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन यदि 2 डिग्री एल्काइल हो जाए, यदि 2 डिग्री बेंजाइल हो जाए, यह कौन सा है? 2 डिग्री बेंजाइल है, यह 2 डिग्री बेंजाइल है। सबसे ज्यादा स्टेबल यह होगा। यह कैसा होगा? इन सब में यह मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल यह होगा, नंबर 1 ऑर्डर इसका होगा बेटा, है ना? तो आपको याद रखना 2 डिग्री बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल 1 2 3 में, है ना? अच्छा, इसके बाद आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये तो हम जानते ही हैं, CH3 का होल थ्राइस CBr। इसमें डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो यह कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखना है, जो बेंजाइल आता है वह अपने नियरेस्ट सेम डिग्री वाले एल्काइल हैलाइड से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कह रहा हूं मैं, जो बेंजाइल है वह नियरेस्ट एक ज्यादा डिग्री से, मानो जैसे हमने कहा 2 डिग्री बेंजाइल मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एल्काइल। क्या कह रहा हूं मैं? 2 डिग्री बेंजाइल 3 डिग्री एल्काइल से ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, वह अधिक समय तक विलयन में रहेगा। ठीक है नहीं? इसी प्रकार उल्टी बात करें हम कि जो 1 डिग्री बेंजाइल होगा, 1 डिग्री बेंजाइल 2 डिग्री एल्काइल से अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी। क्या कह रहा हूं मैं? 1 डिग्री बेंजाइल 2 डिग्री एल्काइल से अधिक स्थायी होगा, इसमें भी रेजोनेंस होता है। तो पहले तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, अब आएगा 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री से ज्यादा पहले 1 डिग्री बेंजाइल होता है। तो ये 1 डिग्री बेंजाइल हमारे पास है, यानी इसके बाद इसका ही ऑर्डर आने वाला है, इसके बाद इसी का ऑर्डर आएगा और CH2Br। अब आएगा 2 डिग्री। लेकिन एक बात और भी आती है बेटा
अगर 2 डिग्री लिखा है, 2 डिग्री कार्बन जो है उससे 1 डिग्री एलाइल, क्या कह रहा हूं मैं, ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है? अधिक स्थायी। 2 डिग्री नॉर्मल कार्बन से, नॉर्मल एल्काइल से 1 डिग्री एलाइल ज्यादा स्थायी होता है। तो अब हम यहाँ पे 1 डिग्री एलाइल लिखेंगे। इसमें भी क्या होता है? रेजोनेंस होता है। ये है एलाइल, कहाँ गया एलाइल? ये है 1 डिग्री एलाइल है। ये 1 डिग्री भी है और एलाइल भी है। इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 2 डिग्री से। अर्थात अब इसका आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br। इसके बाद 2 डिग्री कार्बन आएगा, अर्थात CH3 का होल ट्वाइस CH Br, ये वाला आ गया। इसके बाद इन दोनों में क्या आएगा? इन दोनों में आयोडाइड ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है तो इसका नंबर आएगा, अर्थात CH3 CH2 I आएगा और अंत में आएगा CH3 CH2 Cl। बड़ा क्वेश्चन हो गया बेटा, एक साथ सारी बातें बता दी ना हमने। सबसे ज्यादा स्थायी कौन? सबसे ज्यादा स्थायी 2 डिग्री बेंजाइल। 2 डिग्री बेंजाइल इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी। और सबसे कम स्थायी कौन हो गया? इथाइल क्लोराइड। यह नहीं हो सकता है क्योंकि इसका लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है, इसलिए यह ज्यादा एक्टिविटी रखेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसी तरह के आ जाए बेटा, अब आप लिख सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको हम लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका बेटा, है ना। पहले हम इसको ये भी लिख दें कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गई। अगर हम देखेंगे, ये तो हम लिख ही चुके थे, लिविंग ग्रुप से देखेंगे तो IBrClF। कार्बोकैटायन अगर होगा केवल नॉर्मल 3 to 1। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा? पहले क्या था? 2 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल, 3 डिग्री एल्काइल। एल्काइल 3 डिग्री मतलब नॉर्मल, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, वो हेलोजन होगा। फिर क्या पढ़ा था हमने? 1 डिग्री बेंजाइल। उसके बाद हमने पढ़ा था एलाइल। उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल। उसके बाद कौन सा? 2 डिग्री एल्काइल। उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल और उसके बाद मिथाइल। ये इनका ऑर्डर होगा। इसको आपको याद रखना है, ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है नहीं। एक प्रश्न आ जाता है, जैसे प्रश्न आया एक प्रश्न दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और CH3 CH2 CH CH3Cl और एक ये रखा है C6H5 CH2 CHCl CH2Cl, ऐसा ही दे रखा है। और एक दे रखा है C6H5 CH, C लिख दें, CH3Cl। प्रश्न आया ABCD हैं, ABCD हैं, 4 एल्काइल हैलाइड हैं। इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है D ग्रेटर देन, क्या कह रहा हूं मैं? पहला ऑप्शन दे रखा है D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन A।
दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा डी ग्रेटर देन, क्या करूं मैं, डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, क्या कह रहा हूं, और एक चौथा ऑप्शन दे रखा है डी ग्रेटर देन, थोड़ा अंदाज से ऑप्शन लिख दें बेटा ना, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन बी। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया, इसका सही आंसर क्या है प्रश्न आया। आप इनका ऑर्डर निकालें, पहले इनका नेचर लिखें। ये जो है यह एलाइल है, ये क्या है, एलाइल है। यह क्या है, 2 डिग्री एल्काइल है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यह बेंजाइल है और यह 1 डिग्री बेंजाइल है। यह 2 डिग्री बेंजाइल है, ठीक है ना। हमें ऑर्डर याद है, सबसे पहले 2 डिग्री बेंजाइल आता है अर्थात इसका नंबर पहले आएगा। उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल इसमें है नहीं, 1 डिग्री बेंजाइल इसका नंबर 2 आ गया। उसके बाद एल्काइल एलाइल है, एलाइल भी है, इसका नंबर 3 आ गया और उसका नंबर 4 हो ही गया, अर्थात हुआ डी सी ए बी। क्या हुआ बच्चों, इसका सही आंसर डी सी ए बी हो गया, डी सी ए बी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक तीसरे तरह की रिएक्शन और देखते हैं, तीसरे तरह की रिएक्शन और देखते हैं हम। जो पहली हमने पढ़ी थी लीविंग ग्रुप का नेचर, दूसरी हमने पढ़ी, दूसरी तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी कि जो कार्बोकैटायन है उसका नेचर देखा हमने। अब तीसरी हम पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट से भी रिएक्टिविटी प्रभावित होती है, क्रियाशीलता प्रभावित होती है। प्रश्न आया CH3 CH CH3 CH2 CH2Br, यहां लिखा हुआ है Br, अगर Br और यहां CH3। प्रश्न आया इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं बेटा, है ना। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो हम पहले इसकी मैकेनिज्म ही लिख दें, मैकेनिज्म लिख दें। होगा क्या बेटा, वैसे हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां पे होना क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पहले हम लिख दें क्वेश्चन का आंसर CH3 CH CH Br, और ये तो हमें बनेगा ही बनेगा, जो हम जानते हैं इसके स्थान पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br के स्थान पर O आ जाएगा, OH आ जाएगा और प्लस बन जाएगा। एक कंडीशन यही भी थी, CH3 यहां OH आ जाए और यहां पे CH2 CH3 बन जाए। यह प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यह माइनर बनेगा। क्यों, प्रश्न है ना। सामान्यतः तो आप ये आंसर लगाए आओगे, आपके हिसाब से तो ये हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये हो गया, यही आंसर सही हो गया। लेकिन यह आंसर बच्चों गलत है, इसका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर हमें रीअरेंजमेंट से मिलेगा। होगा क्या, पहले इसका लीविंग ग्रुप निकलेगा, पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH CH3 CH Br CH3। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसका लीविंग ग्रुप निकल जाएगा Br नेगेटिव और यह कार्बोकैटायन बनेगा CH CH3 CH प्लस और CH3। बच्चों हमने पिछले कालांशों में पढ़ाया था, यदि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हमें मिल रहा हो, यदि ऐसी संभावना हो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है, तो हमारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को शिफ्ट करके रीअरेंज हो सकते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग भी होती है, उसका हम एग्जांपल अभी आपको नहीं बता रहे हैं। हाइड्रोजन को शिफ्ट करके रीअरेंज हो सकते हैं, अर्थात यहां इसका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा,
रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, CH3C CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ CH2 CH3 हो गया। इस पर वाटर का अटैक होगा, क्या कह रहा हूं मैं, इस पर वाटर का अटैक होगा, वाटर अपने लोन पेयर के साथ जुड़ेगा और उसके बाद एक दूसरा वाटर आकर H+ को ले जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C CH3OH CH2 CH3, यानी बनेगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और आप लिखाते क्या बच्चों, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्या कह रहा हूं मैं, नॉर्मल क्या दिख रहा है, यहां Br की जगह OH लगा देंगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली बनेगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा मुख्य उत्पाद। क्या बनेगा बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा मुख्य उत्पाद। ये बात आपको समझ में आ रही ना। चलिए इसको नोट कर लो, और नोट करके एक छोटे से 2-3 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, चूंकि SN1 ही बड़ा हो गया बच्चों, अगले कालांश में SN2 आएगा अब, ठीक है ना, इसमें भी 1 घंटा होने वाला है लगभग, अगले कालांश में SN2 पढ़ाया जाएगा। इसको नोट कर लो और 2 एग्जाम्पल और बताते हैं इसके हम। जो 2-3 एग्जाम्पल और लिखे हमने, प्रश्न लिखा है SN1 रिएक्शन में बनने वाला उत्पाद क्या होगा, अर्थात उसमें उत्पाद में कौन सी क्रिया होगी, क्या उसमें रिटेंशन होगा, अर्थात जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट के समान होगा, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, अर्थात इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा, या रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। हमने पढ़ा था बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे से भी कर सकता था, अर्थात जो प्रोडक्ट था वो इन्वर्जन और रिटेंशन का मिक्सचर था, और अर्थात प्रोडक्ट जो था वह रेशमिक मिक्सचर था। क्या था, रेशमाइजेशन होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, रेशमाइजेशन होगा। एक प्रश्न और आया, ब्रोमोब्यूटेन लिखा है, इसके आइसोमर बनाने, पहले तो हमें क्या बनाने, आइसोमर, 4 कार्बन है, एक तो 1 डिग्री का आइसोमर बन गया, एक और आइसोमर बनाए बेटा, एक 2 डिग्री का आइसोमर बन गया, और एक हमारा बन गया 3 डिग्री का आइसोमर बना दें हम, 3 डिग्री का, ये तो 2 का ही हो जाएगा ना, 3 डिग्री का आइसोमर बन गया, ये 1 डिग्री आइसोमर हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, और एक आध और बन सकता है क्या, देखते हैं बेटा, यदि हम बना दें 2 डिग्री का आइसोमर, एक और बन सकता है, हम नाम लिख दें तब समझ में आ जाएगा बेटा नाम, ये तो ये हो गया ना, यही बनेंगे बेटा ना, 3 आइसोमर है। प्रश्न है इनकी SN1 क्रियाशीलता का घटता क्रम लिखिए, इसका नाम है बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा एक और बन सकता है बेटा, चौथा आइसोमर इसका आइसोब्यूटेन और बन सकता है, 1 डिग्री होगा लेकिन यहां Br लग जाएगा, ये आइसोब्यूटेन होगा, है ना। सबसे कम होगा नॉर्मल ब्यूटेन में, यानी इसका नंबर सबसे आखिरी होगा, चौथा नंबर होगा। अच्छा 2 डिग्री में, ये भी 2 डिग्री है, 1 डिग्री का ये वाला है ना, उसके बाद 1 डिग्री का ये वाला भी है, इसके बाद ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा हो रहा है। 3 नंबर इसका होगा, 2 नंबर 2 डिग्री का रहा होगा, और 1 नंबर इसका होगा, ठीक है नहीं। तो ये 1 डिग्री था, यह भी 1 डिग्री था, लेकिन इसमें डिस्पर्सन और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल इससे। अच्छा यह 2 डिग्री है, यह 3 डिग्री है, ऑर्डर 3 2 1 होता है, 3 2 1, और घटता क्रम लिखना है तो पहले आ जाएगा कौन सा, पहले कौन सा आ जाएगा, इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा ध्यान से दर समझना है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है, हमने बताया था सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है फिनाइल का, अगर वो किसी में जुड़ा है तो वो 3 डिग्री से भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसको लिखें अगर हम, एक फिनाइल है, दोबारा लिख रहे हैं इसको हम, एक फिनाइल है
उसमें CH2Br जुड़ा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है एक CH है, एक CH है, उस CH में 2 फिनाइल जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं उस CH में? 2 फिनाइल जुड़े हैं। ये जुड़े हैं ना। एक फिनाइल को यहां लिख दें, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। यहां लिख दें फिनाइल को। CH में 2 फिनाइल जुड़े हैं और एक Br जुड़ा है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखा है इस CH में एक तो फिनाइल जुड़ा है CH में, और एक CH3 जुड़ा है और एक Br जुड़ा है। यही है ना। अगला ये जो CH है, ये जो C है, C में एक तो फिनाइल है, C है, C में एक CH3 है और एक फिनाइल भी है और इसके बाद Br है। प्रश्न आया क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए। लीस्ट वाला देखना पहले, में लीस्ट वाला देखना। चलिए देखें। इसमें सबसे पहले इसमें और इसमें 2 फिनाइल हैं, अर्थात सबसे ज्यादा एक्टिव ये दोनों होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे ज्यादा 1 और 2 नंबर इनका होगा, 1 और 2 इनमें से ही होगा। मोर एक्टिविटी की बात हो रही ना। फिनाइल है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी इनमें रही होगी। कार्बन भी देख ले। अच्छा, इसका कार्बन 1 डिग्री है, इसका कार्बन, ये वाला कार्बन जो है 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री होने के कारण भी वो 2 फिनाइल है, इसमें भी 2 फिनाइल है। अच्छा, फिनाइल के बाद क्या बचा है? फिनाइल के बाद इसमें हाइड्रोजन है और इसमें CH3 है, हाइड्रोजन और CH3। तो CH3 में निश्चित बात है डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील यह होगा। 3 डिग्री भी है और 3 डिग्री के साथ साथ 3 डिग्री के साथ साथ H की जगह CH3 है। नंबर 2 इसका रहा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, जिसमें 2 डिग्री है, और नंबर 3 इसका रहा होगा रिएक्टिविटी में, और नंबर 4 ये रहेगा। अर्थात इनका अगर ऑर्डर लिखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे कम एक्टिव लिखेंगे पहले, यानी क्या आएगा? पहले आएगा ये वाला, है ना। सबसे कम एक्टिव कौन है? ये ऊपर वाला, यानी क्या है? C6H5 CH2Br। उसके बाद नंबर है इसका, दूसरा नंबर इसका है ना, ये वाला है, ये तीसरे नंबर पे है ना। क्या है? ये छोटा होगा रिएक्टिविटी में C6H5 CH3Br, और यही भी लेस होगा इससे। क्या होगा? C6H5 C6H5Br, और यही छोटा होगा CH3 था बेटा यहाँ पे, है ना। क्या था? अच्छा, क्या था? C6H5 CH, यही था, है ना, C6H5Br, और यह था C6H5 CH3 यह इसका ऑर्डर आ जाएगा रिएक्टिविटी का। सबसे मोर रिएक्टिव होगा, सबसे लेस रिएक्टिव होगा। मैं आशा कर रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हूं बच्चों। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लें। SN1 रिएक्शंस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं। इनके रेट डिटरमाइन स्टेप, अर्थात स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यह यूनिमॉलिक्यूलर होती हैं और इनकी ऑर्डर भी एक होती है, सिंगल ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यदि हमारा कार्बन कायरल होगा तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अर्थात फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अर्थात बैक साइड से भी अटैक करेगा। एक में कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होगा, दूसरे में इन्वर्जन होगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो रेशमिक मिक्सचर होगा और ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये वाली बात भी हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी IBrClF होगी, अर्थात I वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा
SN1 के अगेंस्ट। ये तो SN2 में भी यही रहेगा बेटा, है ना। SN2 में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही रहेगी इसकी, लीविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी SN1 और SN2 में एक रहेगी। दूसरा आता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, अगर एल्काइल बनता है केवल तो 3-2-1 होता है। इसके अलावा बेंजाइल एलाइलिक भी आ जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यह है। इसको याद कर लेना बेटा, बहुत प्रश्न आते हैं, आपको केवल उनको वाइफर करके अलग कर देना है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट चूंकि लंबा हो गया बच्चों, 1 घंटे लगभग हो चुका है। अगला जो SN2 रिएक्शंस है, SN2 मैकेनिज्म है, इसका रिकैप लेकर SN2 को अगले कालांश में चालू करेंगे। 3 कालांश हो गए बच्चों, कुल मिला के 3 कालांश हो जाए, इनको एक साथ पढ़ना है आपको। पहले हमने रिएक्शंस बताई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उनकी मैकेनिज्म बता रहे हैं SN1 SN2, तो आपको तीनों एक साथ पढ़ने हैं। बड़ा टॉपिक है, 3 घंटे का लगभग टॉपिक होगा, लेकिन आपको 1 और 2 प्रश्न निश्चित मिल जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं मेरे बच्चों को मेरे द्वारा किया जाने वाला पठन पाठन कार्य बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको जरा भी मेरे चैनल पे जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है उसमें रुचि है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन्हें भी नवीन नवीन जानकारियां समय पर प्राप्त होते रहें।